नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जो क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। टाइटल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो कि है हीट बजट ऑफ अर्थ। ये वीडियो रिलेवेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उन सभी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है जो सामान्य जानकारी रखने में रुचि रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए। सबसे पहले समझते हैं बजट क्या होता है। आप अक्सर इकोनॉमी में सुनते आ रहे होंगे, आय व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर के जो विवरण रखे जाते हैं उन्हें हम बजट कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अर्थ का भी अपना हीट बजट होता है जिसका संतुलित रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब यूँ कहें कि अगर धरती पर जो जितने भी जीव हैं ना उनके सर्वाइव, उनके अस्तित्व के लिए इसका संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे समझिए कि अगर अर्थ पे पर्याप्त मात्रा में हीट नहीं है तो आइस एज आ जाएगी, और आइस एज आ जाएगी तो आप पता है हमसे तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होता, हम कांपने लगते हैं। तो अगर ये आइस एज आएगी तो हमारे लिए सर्वाइव करना या फिर किसी भी जीव के लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होगा। अब अगर ज़रूरत से ज़्यादा हीट आपके अर्थ पे ट्रैप हो जाए तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी, क्लाइमेट चेंज होंगे। अभी जैसे कि आप एग्जांपल लें तो यूके और यूरोप के कई देशों में आप देख रहे होंगे सूखे के आसार देखने को मिल रहे हैं, लगभग सूखा पड़ भी रहा है और इकोनॉमी उनकी डाउन हो रही है। अब ये यूके तो बहुत दूर की बात है, आप यहीं पास में पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश को देख सकते हैं। वहाँ बाढ़ से कई लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई धन और इकोनॉमी को हानि हो रही है। चलिए अब समझते हैं कि होता क्या है हीट बजट। देखिए अर्थ क्या करती है कि रिसीव करती है कुछ अमाउंट में सोलर इंसोलेशन को, ठीक है। अब ये सोलर इंसोलेशन जो धरती पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आते हैं और फिर इसी को क्या करती है जो अर्थ क्या है रेडिएट कर देती है वापस। लेकिन बस अंतर ये होता है कि ये लॉन्ग वेव में रेडिएट करती है। अभी हम बात करेंगे आगे कि शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव होता क्या है। अब जो ये इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है, इन दोनों के बीच में अर्थ का क्या करती है कि कुछ एक बेसिक लेवल तक टेम्परेचर को मेंटेन करके, एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, जो कि बाकी यहाँ पे रहने वाले जीवों और बाकी चीज़ों के लिए सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। अगर इसका बैलेंस गड़बड़ हो गया तो हमारे लिए नुकसान होगा। तो आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन पे जो लिखा है इसे ज़रूर पढ़ें। तो अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हीट बजट को समझने से पहले हम समझते हैं शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव क्या होती है। बस थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे क्योंकि ये बहुत पहले के रिवाइज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो लाइट होती है वो डुअल नेचर शो करती है। मतलब ये है कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और तरंग की तरह यानी वेव की तरह भी बिहेव करती है। अब जब लाइट ट्रैवल करती है तो कुछ, मैं एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा पेन ले लूँ। हाँ, कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन में ये लाइट ट्रैवल कर रही है जैसा कि आप पिक में देख पा रहे होंगे, ठीक है। दो लगातार, ये जिसे क्रेस्ट और ड्रॉ कहते हैं, तो दो लगातार क्रेस्ट के बीच या दो लगातार ड्रॉ के बीच, यानी हिंदी में से स्ट्रिंग और गर्त कहते हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है कि इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं दोस्तों, किसी फिक्स पॉइंट पे, मान लीजिए हमने 2 पॉइंट ले लिए, इसके फिक्स पॉइंट के बीच में किसी टाइम में कितनी संख्या में वेव्स गुजरे, कितने नंबर गुजरे वेव के। मान लीजिए जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक, इसे एक वेव कहेंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार गुजरा, इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मैं थोड़ा लेमन टर्म में बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा रिवाइज करना ज़रूरी है। अब अगर दोस्तों अगर हम बात करें कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इसे न्यू कहते हैं, भूल जाता है कभी कभी, ठीक है। आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, इसमें पता चलता है कि ये अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ हो क्या रहा है, अभी बात हो रही है जैसे लॉन्ग वेवलेंथ है, ठीक है। अगर लॉन्ग वेवलेंथ है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम होगी, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अगर कम है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ छोटा है, वेवलेंथ कम है, तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है। तो अगर जब कहा जा रहा है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, इट मीन्स कि वहाँ से जो रेडिएशन आ रही है उसमें शॉर्ट वेव है, यानी कि उसमें फ्रीक्वेंसी
ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो यहाँ देखिए दोस्तों हाई एनर्जी की लाइट होगी। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आगे पहले से मिटा लेते हैं फिर से एक बार। ये दोस्तों देखिए अब लाइट के कुछ विशेष गुण होते हैं। उन विशेष गुणों के कारण यूनिवर्स में कुछ घटनाएं होती है। जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो कुछ विशेष घटनाएं होती हैं, जैसे कि आप पिक में देख पा रहे हैं। मैं एक पेन ले लूँ और ये जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे रिलेवेंट क्या है? हमारे लिए रिफ्लेक्शन मतलब है कि हम इसे रिवाइज कर लें, किसी सरफेस पर टकराएगी और जिस एंगल से गिरेगी उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये देखिए जब डस्ट पार्टिकल से टकराती है तो लाइट इस तरीके से चारों तरफ स्कैटर हो जाती है, इसे स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप थोड़ा सा हमने रिवाइज कर लिया, अब ये आगे हमारे ज़रूर काम। चलिए दोस्तों एक बार से हम फिर से हीट ट्रांसफ़र के तरीक़ों को फिर से रिवाइज़ कर लेंगे। ये इंटरनेट पे मुझे पिक मिली, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रही है चीज़ों को। देखिए 3 तरीके जो मेनली हैं हमारे, उन्हें हम रिवाइज़ करेंगे। जैसे कंडक्शन है, आप देख रहे होंगे हैंडल यहाँ पे टच है और जो करीब का हिस्सा है वो ज़्यादा लाल हो रखा है, यानी ज़्यादा गर्म हो रहा है, और जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं गर्म तो वो भी है, लेकिन जैसे जैसे पीछे जा रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे गर्माहट कम होती जा रही है, यानी कि ट्रैवल इस तरीके से हीट की ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में आप देखिए जो गैस के या जो हीट के करीब है, जो बर्तन के नीचे वाले सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हो रहे हैं और ये हल्के होकर के ऊपर चले जा रहे हैं। जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर वाले जो भारी मॉलिक्यूल हैं वो सीधे नीचे आ रहे हैं। अब ये फिर दोबारा गर्म हो रहे हैं, फिर से ऊपर जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस लगातार चल रही है। हमारे अर्थ सरफेस पे भी ऐसा ही होता रहता है। ठीक है, अब रेडिएशन देखिए। अब ये रेडिएशन थोड़ी दूरी है, मतलब दूर से ही आपको एनर्जी फील है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अगर कहीं भी वैक्यूम है या फिर कोई ट्रांसपेरेंट सॉलिड मीडियम भी है, ट्रांसपेरेंट है, तो अब बहुत आसानी से ये रेडिएशन उसे पा सकता है। चलिए इसके बारे में बहुत अभी रिसर्च नहीं करनी, बस हमें रिवाइज़ करना था कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक। चलिए दोस्तों, पीछे हमने कुछ टर्म रिवाइज़ कर लिए हैं, ताकि अगर रास्ते में अगर अब मैं बताऊं तो आपको पहचानने में या उसे समझने में कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं कि जो 100 यूनिट कह लें या 100% कहें, मैं बीच बीच में दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर लूँगा, लेकिन आप मतलब एक ही समझिएगा। देखिए 100 यूनिट यहाँ से सीधे सोलर इंसोलेशन हमें मिला शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के रूप में, और ये रेडिएशन बादलों को चीरता हुआ 34% यहाँ पे सीधे अर्थ के पास, अर्थ सरफेस पहुँचा और अर्थ सरफेस ने उसे ट्रैप कर लिया। अब उसके बाद जब ये आ रहा था तो इसमें से क्लाउड्स थे, क्लाउड्स में कुछ स्नो पार्टिकल भी होते हैं, उनसे टकरा करके ये यहाँ से वापस सीधे 27% क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट हो गया। उसके बाद कुछ रेडिएशन धरती पे डायरेक्ट पहुँचे तो सही, लेकिन वहाँ से मान लीजिए पहाड़ों पे बर्फ़ जमी है या ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे हाई रिफ्लेक्टिव एबिलिटी होती है कुछ सरफेस की, तो वहाँ से कम 2 यूनिट या 2% आप कहें वो भी अर्थ में चला गया। अब ये 2 यूनिट और 27 यूनिट दोनों को जोड़ लेंगे, 29 यूनिट भी। अब आगे आते हैं, हम समझते हैं स्कैटरिंग हुआ। स्कैटरिंग में जब कोई यूनिट की आई और उसकी स्कैटरिंग हुई, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ से स्कैटरिंग के बाद 17 यूनिट डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे आई और अर्थ सरफेस ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब अर्थ सरफेस से फिर जब स्कैटरिंग में और भी हुए तो उसमें से 14 यूनिट को एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। और अंतर समझिएगा दोस्तों, यहाँ अर्थ सरफेस कर रही है और यहाँ अर्थ का एटमॉस्फेयर कर रहा है, इन दोनों में अंतर है। और 6 यूनिट क्या हुई, ये सीधे डायरेक्टली स्कैटर्ड होने के बाद सीधे स्पेस में चली गई। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 29 था, और अगर हम 29 को और ये 6 को जोड़ दें तो हमारे पास आएगा 35 यूनिट या 35% ऐसी हीट एनर्जी होगी जो कि हमारे अर्थ पे आई ज़रूर, लेकिन ये डायरेक्टली स्पेस में वापस चली गई, और इसी को हम कहते हैं अल्बिडो इफ़ेक्ट। ठीक है, अब और समझते हैं दोस्तों आगे। एक बार ज़रा स्क्रीन साफ़ कर लूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ 34 यूनिट, ये 17 यूनिट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 51, यानी अर्थ सरफेस पे 51% एनर्जी ट्रैप है। अब लेकिन एटमॉस्फेयर में भी हमारे पास 14% है, यानी 14 यूनिट है। तो अगर हम 14 को जोड़ दें तो हमारे पास मिलेगा 65। ये 65 यूनिट एनर्जी हमारे सरफेस
अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर दोनों को मिला करके है। यानी कि धरती पास जो भी 100% सोलर रेडिएशन आए उसमें से हमने 65 ही अर्थ के पास है, 35 तो एल्बिडो इफेक्ट के थ्रू बाहर निकल चुके हैं। चलिए अब हम ये दूसरी पिक में बात करेंगे जो है कि लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन। यानी कि अब जब अर्थ ने 65 यूनिट अपने पास रखा है, जिसमें से कि 51 यूनिट हमारे अर्थ सरफेस पे है और 14% हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो अब इन्हें ही रेडिएशन में निकालेगी ये। तो आप देखिए यहाँ से पहले अर्थ ने कोशिश करी 23 यूनिट को डायरेक्टली स्पेस में बाहर निकालने के लिए, लेकिन रास्ते में था एटमॉस्फेयर ने थोड़ी सी शरारत करी और 6 यूनिट एनर्जी को ट्रैप कर लिया अपने पास। तो यहाँ से मान लीजिए 17 यूनिट एनर्जी ही बाहर जा पाई, यानी ये सीधे रेडिएट हो गई 17%। अब 6% यहाँ इसने ट्रैप कर लिए। अब दूसरी बात, अर्थ ने फिर से कोशिश करी 9 यूनिट कन्वेक्शन के थ्रू बाहर निकालने के लिए, टर्बुलेंस के थ्रू, लेकिन यहाँ फिर से शरारत करी एटमॉस्फेयर ने, 9% एनर्जी को फिर से ट्रैप कर लिया। फिर से एक बार कंडेंसेशन के थ्रू अर्थ सरफेस ने एनर्जी रिलीज़ करी और सारी 19 यूनिट एनर्जी यहाँ पे उसने ट्रैप कर ली। अब अगर आप इन्हें दोस्तों जोड़ के देखें इन तीनों को, तो आप पाएंगे ये 51 यूनिट है, ठीक है। यानी अर्थ सरफेस ने अपने सारे के सारी जो भी एनर्जी रखी थी उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया। अब उसमें से 17 यूनिट तो वो डायरेक्टली बाहर चले गए, लेकिन बाकी के 34 यूनिट एनर्जी अभी भी एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गए। अब इसे दोस्तों जोड़ लें, 19 को, 9 को और 6 को, इन्हें जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 34। अब 34 यहाँ पे है, ठीक है। और चूँकि हमारे पास एटमॉस्फेयर में पहले से, यहाँ पे देखिए दोस्तों 14 यूनिट पहले से एटमॉस्फेयर में थी, और अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 48, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 48 यूनिट एनर्जी भी स्पेस में रेडिएट होगी, लेकिन ये अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लेती है और धीरे धीरे होती है, और इसी दौरान हमारे वातावरण में इतना उचित वातावरण गर्म होता है कि हम जी सकें, नहीं तो फिर धरती पे जीना आसान नहीं है। अब हो यूँ रहा है दोस्तों कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो लोग कहते हैं, या फिर जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो जब यहाँ पे ज़्यादा होती है तो वो उसी मात्रा में इन रेडिएशन को जो ये बाहर जाने वाले हैं इनको रोक के वापस यहीं अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर देता है, और नतीजा क्या होगा कि एटमॉस्फेयर गर्म होगा और क्लाइमेट चेंज वाले सिचुएशन आ जाएंगे। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।